बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया में पूरे 53 साल बाद असद फैमिली की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है। अरब स्प्रिंग के बाद उठे रिवॉल्ट ने जैसा 11 साल पहले ऐलान किया था कि वो दमिश्क से असद खानदान की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक वैसा ही हुआ। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स है, कौन सही है कौन गलत है। ईरान के सपोर्टर्स बिना सोचे असद रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, महज इसलिए क्योंकि ईरान उन्हें सपोर्ट करता था। हम समझेंगे कि कैसे ईरान का सपोर्ट बस पॉलिटिकल था, उसके असद को सपोर्ट करने के मोटिव्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। इससे यह साबित नहीं होता कि बशर अल असद दूध के धुले हैं। दूसरे टर्की के सपोर्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि टर्की सीरिया में रेबल्स का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि वो सीरिया में इस्लामिक गवर्नमेंट लाना चाहता था और सीरिया के लोगों का साथ दे रहा था। तो नहीं, जितनी सियासत सीरिया में ईरान कर रहा था अपने फायदे के लिए, उतनी ही सियासत टर्की भी कर रहा था अपने फायदे के लिए। नॉट फॉर द रेबल्स एंड नॉट फॉर द पीपल ऑफ सीरिया। साथ में असद फैमिली सत्ता में कैसे आई और कैसे ये पूरे 53 साल सत्ता में टिके रह गए। 10 साल पहले कैसे असद अपनी डिक्टेटरशिप बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसमें सीरियन फैक्टर, ईरानियन फैक्टर और सीरिया में पूरी तरह सपोर्ट का खत्म हो जाना, इन तीनों पॉइंट से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीरिया के लोग असद फैमिली के इतने खिलाफ क्यों हो गए थे। साथ में रेबल्स यानी कि हयात तहरीर अल शाम, उन्हें अभी खुद को प्रूफ करना है। आपने हीरोइक तरीके से दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा किया और एक फैमिली से रिलेटेड बुतों को तोड़ दिया, लेकिन अभी भी अमेरिका और वेस्ट का साथी होने का दाग आपके ऊपर है, उसे हटाना जरूरी है। अभी तक रेबल्स ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, जबकि इसराइली फौज कुनैतरा टाउन और माउंट हरमोन पर खेमा लगाकर बैठी है। सीरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बहाल करना इंटरिम गवर्नमेंट का पहला मकसद होना चाहिए। सीरिया को इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना जरूरी है। एक फैमिली की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है, ऐसा ना हो कि किसी दूसरी फैमिली की डिक्टेटरशिप आ जाए। रेबल्स अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो इस्लामिस्ट हैं, तो इस्लाम में डिक्टेटरशिप और रजवाड़ा गलत है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट और इस एडवांस को ठीक से समझने के लिए आपको सीरिया के मैप को समझना होगा। ये सीरिया का अपडेटेड नक्शा है, जहां आपको मोस्टली 3 ही कलर्स नजर आ रहे होंगे, ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो। सबसे पहले ग्रीन का ये छोटा सा कॉर्नर आफरीन सिटी और ये पतली सी स्ट्राइप जो रास अल अईन सिटी के पास है, इसे कंट्रोल करती है SNA यानी कि सीरियन नेशनल आर्मी। ये एक रेबेल ग्रुप है जिसे 2017 में टर्की ने बनाया था और ये टर्किश आर्मी के साथ कोऑपरेट करके इस पूरे एरिया पे कंट्रोल करती है। इनका कोई फिक्स और फेमस लीडर नहीं है, बहुत सारी जमात के कॉलिएशन के बाद ये बनी थी। दूसरा, उस कॉर्नर के नीचे साउथ से ये जाइंट टेरिटरी शुरू होती है लाइट ग्रीन में। इसे कंट्रोल करते हैं HTS, हयात तहरीर अल शाम, जिसके लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जौलानी। बहुत चांसेस हैं कि यही सीरिया के अगले लीडर बने। HTS भी कई फैक्शंस में बटा हुआ है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फील्ड पे ये एक स्पेशल तरीके से लड़ रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक झंडे के नीचे हैं। तीसरा, ये जो येलो पार्ट है, इसे कंट्रोल करते हैं SDF, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बट ये एक कुर्द ग्रुप है और ये इलाका भी मेजॉरिटी कुर्दों का ही है। और भी कई छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जैसे ड्रूज, क्रिश्चियन और अलेवी मिलिशियाज, लेकिन इनके उतने मायने नहीं हैं। जो भी दमिश्क के ऊपर हुकूमत करेगा, ये उसके लॉयलिस्ट बन जाएंगे अपने पॉलिटिकल मफाद या फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए। और इनको छोड़ो, SDF का ही सरवाइव करना मुश्किल है। मतलब इस वक्त सीरिया के अंदर अगर 3 पार्टीज हाथ मिलाएं, सीरियन नेशनल आर्मी, हयात तहरीर अल शाम और टर्की, तो सीरिया में इस वक्त स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि SNA और HTS में आपसी खाना जंगी हो सकती है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्शंस से मिलकर बने हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ग्राउंड पर ये लोग जिस तरह से लड़े हैं, बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से और एक सिंगल लीडरशिप की तरह आगे बढ़ रहे थे, तभी इतनी तेजी से इन्होंने पूरे सीरिया पर कंट्रोल कर लिया और असद गवर्नमेंट को आउटस्टेड कर दिया। और वो भी 1 हफ्ते से कम वक्त में। सवाल उठता है कैसे? उसके लिए आपको सीरिया के 1 हफ्ते पहले के मैप को समझना होगा। ये ऊपर वाली टेरिटरी रेबेल ग्रुप, सीरियन नेशनल आर्मी और टर्किश आर्मी साथ में मिलकर कंट्रोल कर रही है। उसके साउथ में ये जो दूसरी टेरिटरी है छोटी सी, इदलिब शहर के आसपास वाला इलाका, इस पर हयात तहरीर अल शाम कंट्रोल कर रही थी। और फिर ये पतली सी दूसरी रास अल अईन वाली सिटी की स्ट्राइप है। अब इन तीनों स्ट्राइप पर मिलाकर पूरे सीरिया के रेफ्यूजीज इन जगहों पर आकर रह रहे थे, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 लाख थी। ये असद रजीम के खिलाफ थे। फिर बड़े लेवल पर एक आबादी रेफ्यूजीज की टर्की के अंदर भी रहती थी। मतलब मैन पावर जो असद के खिलाफ थी, और फिर 3 ऑर्गेनाइज ताकतें HTS, SNA और टर्की, इन तीनों ने मिलकर यहां पर लोगों को ट्रेन किया
उन्हें ट्रेंड फाइटर्स बनाया और उसके बाद उनसे कहा कि अब हमें अलेप्पो पर मार्च करना है। लेकिन अलेप्पो ही क्यों? क्योंकि ये किसी और जगह से भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि अलेप्पो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलेप्पो शहर से 450 किलोमीटर का एक रोड शुरू होता है, मोटरवे M5। ये सेम रोड अलेप्पो से होते हुए हमा, फिर हम्स और दमिश्क पहुंचता है, जहां से डिक्टेटरशिप को उखाड़ के फेंकना था। यही सेम मोटरवे होम्स के बाद एक वेस्टर्न टर्न लेकर टॉर्टस और लटाकिया तक जाता है और दमिश्क के बाद ये दरा पहुंचता है। ये मोटरवे M5 और इसके आसपास ही कई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं। अगर उन पर कब्जा हो गया और इसी मोटरवे से लगे सारे शहरों पर कब्जा हो गया, मतलब सीरिया पर आपका कब्जा हो चुका है। सारी मोस्टली अरब आबादी इसमें आ जाएगी। रिबल्स ने वही किया जो जरूरी था, उन्होंने मोटरवे से लगे सारे इंपॉर्टेंट इलाकों पर कब्जा कर लिया, वो शहरों में दाखिल हो गए और कब्जा कर लिया। अब सवाल उठता है कि सीरियन अरब आर्मी यानी कि असद की फौज वो क्या कर रही थी? क्योंकि जितना आसान इस मोटरवे पर कब्जा करके सीरिया पर कंट्रोल करना है, उतना ही आसान तो उसे बचाना भी होता। लेकिन सीरियन आर्मी के पास कोई मॉरल नहीं था, कोई गोल नहीं था, और उन्हें यह बात भी खा रही थी कि वो अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक डिक्टेटर और उसकी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। साथ में सीरियन आर्मी को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। सीरियन आर्मी सिकुड़ चुकी है। कभी 10 साल पहले वो 3 लाख की होती थी, आज बस 1 लाख की बची है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था असद फैमिली की हिस्ट्री। इन्होंने अपने दौर में कंट्री की सुन्नी पॉपुलेशन को बहुत हद तक परसिक्यूट किया, उसे आगे समझेंगे। तो फौजियों के पास इस जंग को लड़ने के लिए कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो एक के बाद एक सारे शहर हारते चले गए और रेबल्स जीतते चले गए। अब आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट था किस लिए? तो सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट की 2 वजह हैं। सबसे पहला है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जात बरादरी वाली लड़ाई, और दूसरा है इस्लामिक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट यानी शिया सुन्नी। फिर से मैप को देखो, ये सारा वेस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट सब अरब्स हैं, लेकिन फिर इनमें मेजॉरिटी सुन्नी अरब मुसलमान है और माइनॉरिटी हैं शिया अलवी अरब मुसलमान जो इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। अब इस शिया अलवी अरबी इलाके से प्रेसिडेंट बशर अल असद भी थे, जो मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन को नागवार था, वो इन्हें हटाना चाहते थे। अब ये कुर्द्स किस तरफ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। अब देखो, ये हैं तो कुर्द्स, मतलब अरबों से जाती तौर पे अलग हैं, लेकिन ये लोग भी सुन्नी हैं, तो ये भी बशर अल असद के खिलाफ हैं। अब एक माइनॉरिटी सेक्ट कैसे पूरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसे आगे समझेंगे असद फैमिली वाले पॉइंट में, और कुर्द कॉन्फ्लिक्ट को टर्की वाले पॉइंट में समझेंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग बशर अल असद को महज इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ईरान उन्हें सपोर्ट करता था। क्यों भाई ईरान किसी को सपोर्ट करेगा, मतलब वो दूध का धुला हो गया। ईरान ने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए बशर अल असद को सपोर्ट किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। ईरान के सीरिया में क्या मोटिव्स थे, उन्हें समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस फैमिली ने सीरिया के लोगों के ऊपर कितने जुल्म किए। हुकूमत में आने के बाद से ही हाफिज अल असद को ये बात अच्छे से मालूम थी कि वो एक माइनॉरिटी सेक्ट के हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कभी भी रिवॉल्ट हो सकता है। तो किसी भी रिवॉल्ट को मुझे ऐसे कुचलना है कि दोबारा वो ना खड़ा हो पाए, वरना ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। तभी से लोगों को जेल में डालना, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस का कत्ल करवाना, ओपोजिशन को दबाना। 1982 में हमा शहर में एक बड़ा रिवॉल्ट करता है मुस्लिम ब्रदरहुड, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पर मजबूत हो रहा था। तो हाफिज ने अपने ही मुल्क के इतने बड़े शहर में अंधाधुन बम गिरवाए, जिसकी वजह से वहां 30,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और पूरा हमा शहर जमींदोज हो चुका था। 20,000 लोग गायब हो गए, मतलब या तो गवर्नमेंट ने उन्हें मार दिया या वो रबल्स के अंदर दबे ही रह गए। हाफिज ने अपने ही लोगों के ऊपर इंटरनेशनली बैंड हथियारों का इस्तेमाल किया। बहरहाल इसी के साथ खत्म होती है एक डिक्टेटर की ब्रूटल स्टोरी। उसके बाद उसका बेटा हुकूमत में आकर बैठ जाता है, बशर अल असद। साल 2000 से अभी तक यही वहां की हुकूमत संभाल रहा था और इसे भी वो सेम परेशानियां फेस करनी पड़ी जो हाफिज को करनी पड़ रही थी। अलेवी छोड़कर पूरी कंट्री में कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसने अपने बाप से भी ज्यादा ब्रूटल रवैया अपनाया और दर्जनों मिसालें बनाई करप्शन की, चोरी की, लोगों के परसिक्यूशन की। लिहाजा 2011 में अरब स्प्रिंग आया तो लोगों ने डिक्टेटरशिप से आजाद होने की सोची। दरा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बशर अल असद ने सारे हथकंडे अपनाए। लोगों को परसिक्यूट किया, उन्हें मारा, उन्हें जेलों में भरा, कई जगह बच्चे मारे गए।
सेम इसी तरह से आगे भी प्रोटेस्ट होते रहे और पूरी कंट्री में लड़ाई बढ़ने लगी। साल 2013 में कई जगह लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज किए गए। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, कोई भी इन्हें डिनाई नहीं कर सकता। 2013 के बाद बहुत से रिबेल ग्रुप्स आ गए, वो गवर्नमेंट फोर्सेस से लड़ने लगे। उसके बाद इन्होंने रशिया और ईरान की मदद से 13 साल हुकूमत में बने रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें उखाड़ कर फेंक ही दिया गया। सिरनाया जेल की हालत और उसमें कैदियों की कंडीशंस अब जाकर पता लगी है, जब सीरिया आज़ाद हो गया है। एक एक कमरे में कई कई लोगों को भरा हुआ था। 2011 से लेकर अब तक उस जेल में कई लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है। इनकी तादाद लगभग 30,000 के करीब है। एग्जीक्यूशन रूम्स की हालत, एक एक कमरे में कई कई लाशें पड़ी हैं। ये इस बात का सबूत है कि सीरिया में इंसानों की नहीं बल्कि शैतानों की हुकूमत ख़त्म हुई है। आपने इंडिया और पाकिस्तान में एक कॉमन कहावत सुनी होगी कि जो जेल के अंदर लोगों को पता होता है वो जेल के बाहर के लोगों को भी नहीं पता होता। मतलब इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन जेल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन सीरिया के केस में ऐसा नहीं था। जितने भी कैदी वहां पर बंद थे वो अपनी मेंटल एबिलिटी खो चुके थे। बहुतों को यह भी नहीं पता था कि हाफिज अल असद मर गया है, बल्कि उसको मरे हुए 24 साल हो गए हैं। मतलब वहां पर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं थी जहां उन्हें बंद किया गया था। एक फौजी को 43 साल बाद छुड़ाया गया। वो ऐसे से ऐसा हो गया है। ये उन्हीं फौजियों में था जिसने हमा शहर पर बम गिराने और अपने लोगों पर हमला करने से मना कर दिया था। मेजॉरिटी प्रिजनर्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो असद फैमिली के खिलाफ थे। जो कभी बड़े पॉलिटिशियंस और नामी चेहरे हुआ करते थे वो आज मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक डिक्टेटर को अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए क्या करना होता है? उसे बस हुकूमत छोड़कर अपने मुल्क से भागना होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बदले लाखों लोगों का कत्ल करता है और हुकूमत में बना रहता है। आखिरी 50 साल में इस फैमिली की वजह से 10 लाख लोग सीरिया के अंदर मारे जा चुके हैं। ब्रूटल परसिक्यूशन हिस्ट्री। ना ये मुसलमान थे ना ये इंसान थे। कुछ लोग असद के सपोर्ट में ऐसे पागल हो गए थे कि वो इन बातों को बेशर्मों की तरह जस्टिफाई कर रहे थे। यही रीजन था कि सीरिया के लोग इस फैमिली से इतनी नफरत करने लगे हैं। अब ईरान असद को क्यों सपोर्ट कर रहा था? सियासी और स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए। ईरान की एस्पिरेशंस रीजनल पावर बनने की है, देन सुपर पावर बनने की है, पहले की तरह द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। तो उसके लिए वो काम करता है। इसीलिए उसने अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया, साथ में इसराइल को रोकने के लिए, क्योंकि वो खुद को अमेरिका की जगह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत और इन्फ्लुएंशियल साइट के तौर पे रिप्लेस करना चाहता है। और इसके लिए उसे सीरिया, इराक और लेबनान की ज़रूरत है। तो सीरिया में उसने बशर अल असद को सपोर्ट किया ताकि उसको डायरेक्ट एक रोड लिंक मिल जाए इसराइल तक रीच आउट करने के लिए। फिलहाल ये चीज़ ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कब तक ये मुश्किल रहेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जोलानी ने ईरान से बात करनी शुरू कर दी है कॉपरेशन के लिए। अब देखो, मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर सारे मुस्लिम देश मिलकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगा दें और उसके पिट्ठुओं को यहां से ख़त्म कर दें, फिर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी, मिलिट्री, स्ट्रेटजिक साइट्स, इसके लिए फेयर कंपटीशन करें, तब तो फारसी, अरबी, तुर्क और शिया सुन्नी समझ में आता है। लेकिन अगर मुसलमान खुद अमेरिका को इस रीजन में ताकतवर बनाएंगे तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इस रीजन में इन्फ्लुएंस बना सकता है, हमारे करोड़ों लोगों को मरवा सकता है, तो ईरान वहां पर इन्फ्लुएंस क्यों ना बनाए? वो सुपर पावर बनने के लिए स्ट्रगल क्यों ना करे? ईरान तो मिडिल ईस्ट का ही है, कहीं बाहर से तो आया नहीं है। वो हमारा भाई है, वो अल्लाह को एक मानता है, वो सैयदुल नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, वो कुरान को मानता है। अमेरिकन आपसे कितने सिमिलर हैं? अगर मजम्मत करनी है तो सबसे पहले सरपरस्तों की मजम्मत करो जो यहां पर दूसरों को ताकतवर बना रहे हैं। सऊदी, मिस्र, टर्की, पाकिस्तान, कोई भी एक सुन्नी मुसलमान देश कोशिश तो करे सुपर पावर बनने की, और वेस्ट के सहारे नहीं, अपने खुद के बल पे। अब टर्की की क्या एस्पिरेशंस है? क्योंकि कुछ लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है कि वो सीरियंस का साथ दे रहा था, वो वहां पर इस्लामी हुकूमत कायम करेगा, या फिर वो सुन्नीस को पावर में वापस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक पॉलिटिकल खेल ईरान वहां पर खेल रहा था, सेम उसी तरह का खेल तुर्की भी खेल रहा था। तुर्की के साउथ ईस्टर्न हिस्से में कुर्द मेजॉरिटी है जो सीरिया के कुर्द्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PKK, YPG या SDF, इनका मेन मकसद एक कुर्द स्टेट बनाना है। और अगर ये कुर्द स्टेट वजूद में आती है तो तुर्की अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देगा। साथ में अगर इस इलाके में कुर्द्स अपना कंट्रोल करके रखेंगे, यहाँ उनकी फौज होगी, तो अगर एक्सट्रीमिज्म फैलता है टर्की के उन इलाकों में, तो वो एक्सट्रीमिस्ट वहां से इन कुर्द मेजॉरिटी इलाके में सीरिया में आकर छुप जाएंगे। तो जब लड़ाई के बाद 60 लाख के करीब सीरियन रेफ्यूजीज टर्की में दाखिल होते हैं, तो इनकी जो मेजर आबादी थी वो अरबों की थी। तो टर्की ये प्लान बनाता है कि इस आबादी को हम एक स्ट्राइप पर बसाएंगे
जो सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ लगेंगी। मतलब अगर बॉर्डर्स पर कुर्द्स रहते होंगे तो उन्हें पीछे ढकेलकर 30 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। वहां पर हम अरब बस्तियां बसा देंगे और एसएनए यानी कि सीरियन नेशनल आर्मी को उनकी अगुवाई दे देंगे। उसके बाद होगा क्या, जब यहां कुर्द्स रहेंगे ही नहीं तो सेपरेटिज्म कहां से होगा। साथ में इनका लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि दमिश्क से अल असद और ईरानियन बैक्ड गवर्नमेंट को हटाकर एक ऐसी गवर्नमेंट बैठाई जाए जो कि टर्की को सपोर्ट करती हो। साथ में वो कुर्द इलाकों का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। जब कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा तो वहां से कुर्द सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और नेशनलिज्म तीनों खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से टर्की के अंदर आखिरी 30-40 सालों में 70,000 से ज्यादा अफराद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मारे गए हैं। इसलिए वो रिबेल्स का साथ दे रहे थे, खिलाफत या सीरियंस के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस मामले में पड़ते ही नहीं। अच्छा, कुर्दों के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें फैला रखी अलग अलग मुल्कों के सपोर्टर्स ने। आपको सबकी कहानी में एक कॉमन विलन मिल जाएगा, कुर्द ऐसा, कुर्द वैसा, कुर्द बुरा, कुर्द सेपरेटिस्ट, या फिर आगे बढ़ के कि कुर्द कम मुसलमान। ये क्या बकवास है। उनमें भी हमारी ही तरह बहुत सारे मॉडरेट्स हैं और उनमें भी हमसे पक्के मुसलमान हैं। कुर्द हमारा मुसलमान भाई है जिसे पूरी दुनिया सता रही है और बेवकूफ बना रही है। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज एथनिक नेशनलिज्म के नाम पर बनी है। अब अगर देश एथनिक ग्रुप के नाम पर बनेंगे तो फिर कुर्द कहां जाएगा। वो तो कुर्दिस्तान के लिए लड़ेगा ही। अरबों के सारे अरब स्टेट्स हो गई। अगर आप किसी भी मोनार्की को या डिक्टेटरशिप को देखेंगे अरब वर्ल्ड की, तो वो अपने नाम के आगे अरब जरूर लगाएंगी। फिर फारसियों का ईरान हो गया, तुर्कों का टर्की और सेंट्रल एशिया की बाकी सारी स्टेट्स हो गई, लेकिन कुर्द बेघर हो गया। जब तक इस्लाम इन कंट्रीज में प्राइमरी पहचान नहीं बनती तब तक कुर्द मसला ऐसे ही चलेगा। कॉलोनियल पावर्स कुर्दिस्तान बना सकती थी, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बनाया ताकि इन्हें भी यहूदियों की तरह ही एक ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा सके और हमेशा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल रहे। अब आते हैं असद फैमिली सत्ता में कैसे आई और ये इतने दिन तक वहां टिके कैसे रह गए जबकि ये एक माइनॉरिटी सेक्ट के थे। 1946 में फ्रेंच रूल से सीरिया आजाद होता है। उसके बाद वहां एक के बाद एक कई मिलिट्री कू आते हैं। 1963 में वहां बाथिस्ट रूल की शुरुआत होती है। वही आइडियोलॉजी जो सद्दाम हुसैन की थी, लाइट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, जहां पर 50% मॉडरेट और वेस्टर्न वैल्यूज होती हैं और 50% कम्युनिस्ट वैल्यूज। 1971 में एयरफोर्स का एक ऑफिसर जो खुद भी एक बाथिस्ट था, अरब नेशनलिज्म के नाम पर कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेता है, जिसे अलवी होमलैंड मतलब ये इलाका और यहाँ की शिया अलवी पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो खुद भी वही था। अब ये इतनी बड़ी आबादी सुन्नियों पर भारी कैसे पड़ गई? क्योंकि अलेवियों ने फ्रेंच रूल में इनकी मॉडरेट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया था और वो फ्रेंच लोगों की तरह रहने लगे थे। उस वक्त फ्रेंच ने इन्हें पॉलिटिकल पावर दी, ये पढ़ लिख लिए, बड़े सरकारी ओहदों पे आ गए, ब्यूरोक्रेसी में आ गए। इन्होंने ग्लोबल पावर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर लड़ी तो ये बाकी की अरब आबादी से ज्यादा पावरफुल हो गए। उसके बाद असद को अपनी ताकत को होल्ड करने में कोई खासा परेशानी नहीं हुई क्योंकि सेंटर में बाथिस्ट अरब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, इस्लाम नहीं, और एक पावरफुल सेक्ट इन्हें बैक कर रहा था क्योंकि ये खुद उसी सेक्ट के थे और उसके बदले ये उस सेक्ट और उस रीजन को पावरफुल बना के रख रहे थे। यही रीजन था कि वो 53 साल सत्ता में बने रहे। मिडिल ईस्ट में चाहे इराक हो या सीरिया, बाथिस्ट डिक्टेटर्स जिन्होंने सोसाइटी को इस्लाम से दूर ले जाकर मॉडरेट बनाया, ये चीज कॉमन है। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे लेकिन बाथिस्ट थे, असद शिया थे लेकिन बाथिस्ट थे, और ये जिसकी आइडियोलॉजी पे चल रहे थे वो एक अरब नेशनलिस्ट क्रिश्चियन मिशेल अफलाक थे जिनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से इस्लाम का हुकूमत के लेवल पर कोई रोल नहीं होना चाहिए। लोग इस बात में शिया सुन्नी करते हैं लेकिन बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आखिरी 100 सालों में अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई मुस्लिम नेशनलिस्ट था तो वो सिर्फ शाह फैसल थे। अब अगले सवाल पे आते हैं कि बशर अल-असद लास्ट टाइम अपनी हुकूमत बचाने में कैसे कामयाब हो गए थे और इस बार ऐसा क्या हुआ कि नहीं कर पाए। सबसे पहला फैक्टर ईरान और हिजबुल्ला है। इस बार ये इसराइल और अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट में इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए थे जिसके बाद वो किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ सकते थे, और आउटसाइड सीरिया ये बशर अल-असद का सबसे बड़ा सपोर्ट है। लास्ट टाइम इन्होंने रेबल्स को हरा दिया था नॉर्थ में, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। दूसरा रीजन है रशिया ने इस बार वैसी एयर स्ट्राइक्स नहीं की रिबेल्स के ऊपर जैसी उन्होंने पहले की थी। उन्होंने रिबेल्स को पूरी तरह तोड़ ही दिया था अपनी एयर स्ट्राइक से, लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम वैसी मदद नहीं कर पाएंगे जैसी हमने पहले की थी क्योंकि हम यूक्रेन के अंदर बिजी हैं। ये दूसरा बड़ा झटका था। और तीसरी चीज थी कि इस वक्त सीरिया के अंदर कंप्लीटली असद फैमिली का सपोर्ट खत्म हो गया, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्लस लास्ट टाइम इस मामले में रेबल्स के साथ आईसिस इंक्लूड था, और जब भी वो आ जाते हैं तो उनके खिलाफ एक ग्लोबल कॉपरेशन बन जाता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। पहले मिडिल ईस्ट पर कब्जा करेंगे, उसके बाद यूरोप चले जाएंगे, तो उनसे पूरी दुनिया ही लड़ने लगती है ग्रुप बनाकर। इस बार ऐसा था नहीं क्योंकि जोलानी ने अपनी एक मॉडरेट रेपुटेशन बनाई और अपनी पार्टी का नाम अल नुसरा फ्रंट से तहरीर अल शाम कर दिया। मतलब हम सिर्फ अपनी कंट्री के लिबरेशन की बात करेंगे, बाकी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे।
तो वेस्ट के पास कोई वाजे रीजन नहीं बचा इनसे लड़ने का। सीरिया की इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ अर्जेंट स्टेप लेने होंगे जिससे सीरिया के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। अभी तक जो उन्होंने चुप्पी साध रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक साइलेंस हो जिसकी इस वक्त सीरिया को जरूरत है। सबसे पहले उन्हें एंटायर सीरिया को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाना होगा, इंक्लूडिंग कुर्द मेजॉरिटी एरियाज, और एसडीएफ को डिसमेंटल करना जरूरी है। सीरिया के नाम से अरब हटाकर उसे सिर्फ सीरिया कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी कंट्री की हिफाजत एक सिंगल फौज करे तो यह ज्यादा अच्छा है। इससे कंट्री के अंदर एथनिक डिवीजन खत्म होगा और एथनिक मिलिशियाज का रोल भी खत्म हो जाएगा। कुर्दिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और कुर्द एरियाज को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। साथ में अमेरिकन फौज को आपको बोल देना चाहिए कि अब आप यहां से चले जाओ, आपका काम खत्म है। ये जो 900 लोग आपने यहां रख रखे हैं इन्हें ले जाओ। हमें अमेरिका से इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक टाइज चाहिए, कंपनीज चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, पीपल टू पीपल रिलेशन चाहिए। आपकी फौज नहीं ले जाओ इन्हें यहां से। मिडिल ईस्ट को साउथ एशिया से सीखना होगा कि इस रीजन में लाख कमियां हैं, लेकिन हम किसी दूसरी फौज की मुदाखलत को अपने रीजन में बर्दाश्त नहीं करते। साथ में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कुनैत्रा और माउंट हेरमोन और गोलान हाइट्स को एक बार फिर से सीरिया का हिस्सा बनाना होगा, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सीरियन टेरिटरी है। ईरान और रशिया के साथ एक बार फिर से रिलेशंस बनाने होंगे ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे। वैसे तो एसटीएस, ईरान और रशिया, इन लोगों ने फिर से बातचीत शुरू कर दी है। रशिया और ईरान की एम्बेसी फिर से खुल गई है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। बस आप कुछ दिन एक दूसरे के खिलाफ बयान देखोगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर सीरिया के अंदर कंप्लीट स्टेबिलिटी आ जाती है तो इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोग इसे डील समझ रहे हैं, लेकिन ये डील नहीं है, डर है। इन सारी बातों को एक पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।